हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 12 फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स के अंदर उसका एक नया लेक्चर लेकर के, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 12th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जीरो से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट, ऑल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे इस लेक्चर में सॉल्व कराए जाएंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। हेडिंग लगा लीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। बच्चों, हमारे पास स्फेरिकल सरफेस के लिए एक फॉर्मूला होता है और वो होता है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। μ2 μ1 क्या है? ये हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं किसी दो मीडियम के। और अगर हम बात करें v क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ स्फेरिकल सरफेस। u क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ स्फेरिकल सरफेस। r क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। ये बातें आपने तो पहले भी सुनी होंगी, v, u और r। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें कि स्फेरिकल सरफेस क्या होता है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा एक स्फेरिकल सरफेस है। ये स्फेरिकल सरफेस किसका बना होता है? ग्लास का बना होता है। कैसे बना होगा? मान लीजिए हमारे पास ये ग्लास की रॉड है और अगर हम इसके एंड को कर्व कर देते हैं, क्या कर देते हैं? रगड़ करके कर्व कर देते हैं या कुछ हिस्सा काट करके एक स्फेरिकल सरफेस बना देते हैं, तो ये हमको एक्चुअली में कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हमें इस फॉर्मूले की डेरिवेशन करनी है कि भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसकी डेरिवेशन कैसे होती है, तो हमें यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस करना होगा, यानी कि रे डायग्राम्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारा ये एक स्फेरिकल सरफेस है और उसके सेंटर से एक प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रही है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों? पोल बोल सकते हैं, P फॉर पोल। और मान लेते हैं कि इस स्फेरिकल सरफेस के लेफ्ट साइड हमारे पास यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है O नाम का। अच्छा, अगर हमें रे डायग्राम को कंप्लीट करना है तो हमें ऑब्जेक्ट से मिनिमम 2 इंसिडेंट रे निकालनी पड़ेगी। तो चलिए मान लेते हैं सबसे पहली इंसिडेंट रे हमने ऐसे स्ट्राइक करा दी है इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर गई है। फिर क्या करना होता है? नॉर्मल रे ड्रॉ करनी होती है सरफेस के परपेंडिकुलर। अच्छा, ये हमारा एक स्फेरिकल सरफेस है, तो स्फेरिकल सरफेस के परपेंडिकुलर रे कैसे जाएगी बच्चों? ये सरफेस है, ये परपेंडिकुलर रे नॉर्मल बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे? जरा ध्यान से देखिए। ठीक, अच्छा, और आपने सुना था कि अगर हम नॉर्मल को बनाते हैं किसी स्फेरिकल सरफेस के ऊपर या कर्व सरफेस के ऊपर, तो वो कहाँ से पास करती है? जब प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करती है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद है कि नहीं याद है? आपने सुना था कि अगर आपके पास कोई स्फेरिकल सरफेस है और उसके परपेंडिकुलर एक रे बना रहे हो जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रे, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां कट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपने मिरर में भी पढ़ा था और आगे चल के लेंस में भी पढ़ोगे। अच्छा, नोट कर लीजिएगा, ये हमारा बच्चों स्फेरिकल ग्लास तो है, मगर लेंस ना कहते ना इसको, कॉनकेव कॉन्वेक्स वाला लेंस वो नहीं है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपने क्या किया है? रे ऑफ लाइट को ऐसे स्ट्राइक करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं बच्चों, जरा ये बताओ कि ये जो आप ग्लास देख रहे हो ये किसका बना होगा? अरे स्फेरिकल ग्लास ही तो है। तो आप किस मटेरियल का बोलोगे? कौन सा मीडियम है? आप कहोगे ग्लास का बना है। इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं बच्चों, कितना? μ2 है। अच्छा, और उस ग्लास के इधर उधर अगल बगल क्या होगा? एयर होगा। जनरली होने को तो वाटर हो सकता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एयर मीडियम है इधर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1 है। अच्छा, और आप देख रहे हो कि भाई आपकी इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, सीधे जाना चाहती थी, इसका एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था।
बट आप देख रहे हो मीडियम चेंज हो जाएगा, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। अरे बोलिए, एयर क्या है? रेयरर मीडियम। ग्लास क्या है? डेंसर मीडियम। तो रेयरर से डेंसर जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। रे ऐसे जाना चाहती थी, नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी। अच्छा, तो हम कह सकते हैं रे ऑफ लाइट बेंड कर जाएगी और कुछ ऐसी चली जाएगी। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक इंसिडेंट रे ले गए, ऐसे चली गई है। अब दूसरी इंसिडेंट रे को लेना होगा, वो हम ले लेते हैं इस सरफेस के, इस स्फेरिकल सरफेस के पोल के परपेंडिकुलर। ये हमारी दूसरी इंसिडेंट रे बच्चों। अच्छा, और आपने पढ़ा था अगर कोई रे सरफेस के परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है तो विदाउट बेंडिंग वो सीधे चली जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा यहाँ पे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा, यानी कि बेंड नहीं करेगी। और आप कह सकते हो यहाँ पे क्या, आपकी रे सीधे चली जाएगी। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, ये दो रिफ्रैक्टेड रे कहीं पे जाके मीट कर रही हैं, स्ट्राइक कर रही हैं, और आप देख रहे हो यहीं पे आपकी इमेज बनेगी आई। क्लियर? बोलिए पक्का? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपने एक इंसिडेंट रे ऐसे ली थी, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं ये θ1 है। क्या है? ये θ1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये रे ऐसे चली आ रही थी, बेंड कर गई है, नॉर्मल से ये एंगल कितना होगा बच्चों? आप कहोगे θ2। कितना होगा? θ2। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अरे देखिए, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे, θ2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखिए और कुछ एंगल को हम मार्क कर लेते हैं। ये दो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, मान लेते हैं इनके बीच में कुछ एंगल था, अल्फा एंगल, ठीक है। ये एंगल मान लेते हैं हमारा बीटा एंगल है, और ये एंगल क्या है बच्चों? हमारा गामा एंगल है। क्या है? गामा एंगल, ठीक है। चलिए और कुछ पॉइंट्स को नाम भी कर देते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट बी, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बी वाले पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो किसी प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करेगी, उस पॉइंट को बोल देते हैं हम क्या? एम पॉइंट। क्या बोल देते हैं? एम पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक बात बताइए, आपका ऑब्जेक्ट इस सरफेस के या कह लो स्फेरिकल सरफेस के पोल से कितनी डिस्टेंस पे रखा है? ये डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल ऑफ स्फेरिकल सरफेस, इसी को बोलते हैं बच्चों यू। क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। उसी तरह आपकी इमेज यहाँ बन रही है, कितनी डिस्टेंस पे? स्फेरिकल सरफेस के पोल से कितनी डिस्टेंस पे बन रही है? कुछ ये होगा। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और आपने पढ़ा था क्या? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? उसके लिए आपको यहाँ पे स्नेल्स लॉ को लगाना पड़ेगा एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस B। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या? स्नेल्स लॉ एट B। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? आइए ध्यान से देखते हैं। आपकी रे कहाँ से कहाँ जा रही है? एयर से ग्लास में जा रही है। अच्छा, अगर बात करें एयर के अंदर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों? μ1 है, और उसके अंदर एंगल कितना बन रहा है एयर के अंदर? θ1। तो आप यहाँ पे कहोगे कि भाई μ1 sin θ1 इक्वल्स टू, आपकी रे कहाँ चली गई है? ग्लास में चली गई है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और वहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है θ2 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं μ2 sin θ2। ये स्नेल्स लॉ लगा दिया है एट पॉइंट B। ठीक है बच्चों,
अब क्या कहेंगे, एक बात नोट करने वाली बात यह है कि जो स्फेरिकल सरफेस है बहुत ही छोटा होगा, देखने में इतना बड़ा बना दिए, बहुत छोटा होगा। इसका जो कर्व नेचर है ये भी बहुत छोटा होगा। तो उस हिसाब से कह सकते हो कि अगर इसका अपर्चर छोटा है तो यहाँ पे θ1 और θ2 की वैल्यू बहुत छोटी होगी। क्या ये जो एंगल दिख रहे हैं θ1 θ2 बहुत छोटे होंगे। तो यहाँ से हम क्या अजम्पशन करेंगे, क्या हम कह सकते हैं θ1 एंड θ2 क्या है, वेरी स्मॉल, ये हमारे बहुत ही छोटे एंगल हैं। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ से आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पे जो साइन θ1 दिख रहा है, साइन θ1 दिख रहा है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेंगे, θ1 मान लेंगे। ये आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, साइन थीटा और टैन थीटा के लिए हम क्या करते हैं, अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो उस कंपैरिजन में साइन θ1 को हम थीटा मान सकते हैं क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। क्लियर। इसी तरह हम क्या कहेंगे, बोलिए बच्चों, एंड इसी तरह हम कहेंगे साइन θ2 को अप्रॉक्सीमेटली हम कितना मान लेंगे, θ2 मान लेंगे। क्लियर, क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा, तो यहाँ से आप कह सकते हो μ1 साइन θ1 था तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, μ1 साइन θ1 की जगह θ1 रख दो। क्लियर, इज इक्वल्स टू μ2 साइन θ2, साइन θ2 की जगह आप यहाँ पे सिर्फ θ2 रख दो, साइन वाला टर्म हटा देंगे। क्लियर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं आपसे पूछूं भाई θ1 और θ2 की वैल्यू कहाँ से निकाल के लाओगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। सबसे पहले आइए देखते हैं θ1 क्या होगा। उसके लिए हमें यहाँ पे ट्रायंगल देखना पड़ेगा OBC। OBC वाले ट्रायंगल को देखिए, नहीं हाँ OBC वाले ट्रायंगल को देखिए। इस OBC वाले ट्रायंगल को जब आप देखोगे तो क्या दिख रहा है, ये उसके अंदर दो इंटीरियर अपोजिट एंगल दिख रहे हैं, अल्फा बीटा। और आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है और उसके अंदर दो इंटीरियर अपोजिट एंगल है अल्फा बीटा, उनका सम कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल यानी कि θ1 के बराबर होगा। बोलिए, इंटीरियर एंगल जो दिख रहे हैं अल्फा बीटा, इनका सम एक्सटीरियर एंगल θ1 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो बच्चों, क्या θ1 की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, θ1 की वैल्यू आ गई है। अगर मैं बात करूं θ2 कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको कौन सा ट्रायंगल देखना पड़ेगा, BIC। BIC इस ट्रायंगल को देखिए। इस ट्रायंगल के अंदर जब आप देखोगे तो आपको दो इंटीरियर अपोजिट एंगल दिख रहे हैं, θ2 और एक गामा y, या कह लो y। ठीक है, तो आप कहोगे θ2 प्लस गामा, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल है, इनका सम कर लो, वो किसके बराबर होगा, इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल बीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से आप कहोगे कि भाई बीटा किसके बराबर होगा, बोलिए, जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है θ2 प्लस गामा। ठीक, अच्छा θ2 यहाँ से निकालना है आपको, तो आप कहोगे θ2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा। क्लियर, और θ1 कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। θ1 और θ2 की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे रख दीजिए। तो आप कहोगे कि μ1 और θ1 कितना था बच्चों, अल्फा प्लस बीटा था, इज इक्वल्स टू μ2 कितना है, नहीं μ2 तो रखा रहना है, θ2 कितना था, θ2 बीटा माइनस गामा निकाल लिया है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि भाई अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू क्या होगी, ये कहाँ से निकाल के लाओगे, ये कहाँ से निकाल के लाओगे। उसके लिए हमें यहाँ पे टैन थीटा को लेना पड़ेगा, टैन अल्फ़ा, टैन बीटा, टैन थीटा, सॉरी हमें यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सुनिए मेरी बात, आप यहाँ कहोगे कि टैन अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप कहोगे टैन बीटा को देखना पड़ेगा। बोलिए, इसी तरह आप कहोगे टैन
गामा को भी देखना पड़ेगा, यहीं से निकलेगा। अच्छा, जिस तरह थीटा 1 थीटा 2 बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो आप कहोगे कि भाई जो आपका अल्फ़ा है, बीटा है और गामा है, ये तीनों एंगल वेरी स्मॉल, क्या है, वेरी स्मॉल, ये भी बहुत छोटे होंगे भाई। अगर ये भी बहुत छोटे होंगे तो हम कह सकते हैं tan अल्फ़ा सिर्फ किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा के बराबर। जिस तरह आपने देखा था साइन थीटा, थीटा बहुत छोटा था तो साइन थीटा की जगह उसको हम थीटा मान लेते थे। उसी तरह tan अल्फ़ा, अल्फ़ा बहुत छोटा है तो सीधे अल्फ़ा मान लिए। इसी तरह हम कह देंगे tan बीटा हो जाएगा बीटा के बराबर, tan गामा हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ गामा के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पक्का। अच्छा, आपको यहाँ पे tan अल्फ़ा निकालना है। चलिए, tan अल्फ़ा कैसे निकालते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई अल्फ़ा ये है, अच्छा उसके लिए आप देखिए अल्फ़ा और ट्रायंगल क्या दिख रहा है, बोलिए, ट्रायंगल दिख रहा है BMO, ट्रायंगल देखिए BMO। अच्छा, इसके अंदर ये डिस्टेंस देखिए, अल्फ़ा ये है, तो आप कहोगे परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, ये BM को मान लेते हैं हम h, बोल देते हैं स्मॉल h हाइट है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मान लेते हैं h। बोलिए बोलिए बोलिए, आप कहोगे इस ट्रायंगल को देखिए BMO, तो आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाना है, परपेंडिकुलर h है, ठीक है, h लिख दिए, अपॉन बेस क्या है इस ट्रायंगल का, आप कहोगे OM, क्या कहोगे OM, ठीक है। एक बात नोट करिए, ये जो M है वेरी क्लोज टू P होगा। सोचो भाई, ये अपर्चर बहुत छोटा है, ये अपर्चर बहुत छोटा होगा, इसका मतलब समझाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में देखिए, आइए आपको कहाँ समझाएं, यहीं देख लीजिए, ठीक है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस थी और आपका मान लीजिए ये था, ये आपका पॉइंट था B, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर रे बनाई थी, ये आपका पोल था P और ये था M। आप देखिए ये कर्वेचर इतना छोटा है कि जो PM डिस्टेंस दिख रहा है, PM ये डिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे तो बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है, बट एक्चुअली में ये PM डिस्टेंस बहुत छोटा होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो हमें ऐसा लगेगा कि ये M इस P के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या, OP अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, OM के बराबर होगा। तो क्यों ना हम OM की जगह OP लिख सकते हैं, और OP है कितना, U। समझ में आया कि नहीं, तो OM की जगह हम क्या लिखेंगे, U लिखेंगे। अच्छा, U, अब U क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, विथ साइन रखना पड़ेगा। साइन कैसे देखते हैं बच्चों, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, उसके अपोजिट ले रहे हो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U, तो उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। मैंने आपको प्रीवियस कई सारे लेक्चर में बताया था, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस चाहे ऑब्जेक्ट का हो, चाहे इमेज का हो, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर का हो, कहाँ से रखते हैं, पोल ऑफ स्फेरिकल सरफेस या पोल ऑफ मिरर, वहाँ पे आपने देखा था। और कैसे रखते हैं, अगर इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है और डिस्टेंस आपके अपोजिट दिख रहा है तो उस डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे, अगर वो डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है तो उसको पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। फिर से बताते हैं आपको, OBM, यहाँ पे M वेरी क्लोज टू P है, तो आप कहोगे भैया ये PM डिस्टेंस बहुत छोटा होगा, क्लियर। तो उसके लिए आप कहोगे OM जो ये डिस्टेंस दिख रहा है इक्वल टू PM होगा अप्रॉक्सीमेटली, और PM है कितना, U, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर हुई बात कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, पक्का आ गया होगा। चलिए, उसी तरह हम कहेंगे tan बीटा कैसे निकालेंगे। चलिए, tan बीटा निकालने के लिए आप कहोगे कि भैया tan थीटा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बीटा ये है, तो उसके लिए कौन सा ट्रायंगल देखना पड़ेगा, BCM। इस ट्रायंगल को देखिए BCM, परपेंडिकुलर कौन है, H है, कौन है, H है, ठीक। और बेस क्या है, BCM, आप कहोगे बेस है MC, मगर आपको पता है ये M पॉइंट क्या है, इस P वाले पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड कर रहा होगा अप्रॉक्सीमेटली, तो आप कहोगे PC, चाहे आप यहाँ पे करो, बोलिए बेस क्या होगा आपका, PC, क्या होगा, PC, तो आप कहोगे
पी सी, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एम पी के ऊपर लगभग कोइंसाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं पी सी किसके बराबर होगा, लगभग लगभग एम सी के बराबर होगा। हाँ या ना, बोलिए। नहीं आ रहा, देखो भैया देख ले लल्ले, देख इस ट्रायंगल को देखो, बी एम सी। आप कहोगे परपेंडिकुलर एच है, बेस हमारा एम सी है, तो आप कहोगे लो भैया एम सी लिख दो, ठीक है। मगर आपने देखा एम पी के ऊपर कोइंसाइड कर रहा होगा, ठीक, ये डिस्टेंस बहुत छोटा होगा, तो आप कह सकते हो चाहे एम सी लिख दो, चाहे एम सी की जगह आप लिख सकते हो पी सी। तो एम सी की जगह चाहे आप पी सी लिख दो। और पी सी है क्या, पी सी हमारा ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर है। तो यहाँ पे हम एम सी की जगह सीधे कैपिटल आर लिख देते हैं। अब कैपिटल आर का डिस्टेंस पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, सुनिए। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है पोल से इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, तो पॉजिटिव लिए, समझ गया, ठीक। इसी तरह tan गामा कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, उसके लिए देखिए गामा ये है, कौन सा ट्रायंगल देखना है, बी एम आई, बी एम आई, ये हमारा राइट एंगल बन रहा है ना, ठीक है, बी एम आई। देखिए ये गामा है, तो आप कहोगे बी एम आई के अंदर देखिए परपेंडिकुलर क्या है, एच है, अपॉन बेस क्या है बच्चों, आप कहोगे एम आई, क्या दिख रहा है, एम आई बेस दिख रहा है, ठीक है, एम आई बेस दिख रहा है। मगर आपको पता है ये एम पी के ऊपर कोइंसाइड कर रहा होगा, तो एम आई लिखो, चाहे एम आई इक्वल टू आप कह सकते हो पी आई, क्या लिख सकते हो, पी आई अप्रॉक्सीमेटली। और पी आई है क्या, वी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, तो हम सीधे एम आई की जगह क्या लिख सकते हैं, पी आई यानी कि वी। ये वी डिस्टेंस कैसा है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, साइन कैसा होगा, देखिए इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, वी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, तो आप क्या कंसीडर करोगे, पॉजिटिव कंसीडर करोगे, तो वहाँ पे पॉजिटिव है पहले से ही। तो यहाँ से आप देख सकते हो अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, गामा की वैल्यू आ गई, कुछ नहीं, यहाँ पे पुट कर दो, बात खत्म। तो आप कहोगे यहाँ से, बोलिए म्यू1 अल्फा कितना है बच्चों, एच अपॉन माइनस यू, एच अपॉन माइनस यू प्लस बीटा कितना है, एच अपॉन कैपिटल आर इजुकल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू2 बीटा कितना है, एच अपॉन कैपिटल आर माइनस गामा कितना है, एच अपॉन वी, कितना है, एच अपॉन वी। अच्छा, अब यहाँ से आप देखिए बच्चों क्या कहोगे, सीधे यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है, दोनों तरफ आप h को कॉमन निकालोगे तो लेफ्ट साइड भी h मिलेगा, राइट साइड भी h मिलेगा, h कैंसिल हो जाएगा। अरे बोलिए, इधर से h निकालोगे, इधर से भी h निकालोगे तो क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट साइड डिवाइड कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहोगे म्यू1 माइनस कितना हो जाएगा, देखिए नीचे 1/u है माइनस का, इधर 1/r बचा, इसी तरह 1/r बचा, 1/v बचा, कुछ नहीं करना, म्यू2 और म्यू1 को अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आप कहोगे म्यू1 अपॉन u माइनस का प्लस म्यू1 अपॉन कैपिटल R प्लस का इजुकल्स टू म्यू2 अपॉन कैपिटल R माइनस म्यू2 अपॉन v हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से आप कहोगे हमें थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, u और v को एक साइड ले आइए, बोलिए u और v को एक साइड ले आइए, तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ से कहोगे म्यू2 अपॉन v, इसको इस साइड ले आते हैं और आप कहोगे म्यू2 अपॉन v, ठीक है। और माइनस में क्या लिखा है पहले से ही, म्यू1 अपॉन u माइनस का था, हमने माइनस म्यू2 अपॉन v को इधर ले आया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल्स टू इधर क्या लिखा था, म्यू2 अपॉन कैपिटल R था, म्यू1 अपॉन कैपिटल R को यहाँ से उठा करके यहाँ रख दो, तो आप कहोगे म्यू1 था ना,
ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये हो गया। फिर आप यहाँ से ये चीज़ यहीं लिखे रहने दो। देखिए ये फॉर्मूला कुछ आ गया इसी जैसा। देखिए यहाँ पे म्यू टू माइनस वी वन अपॉन आर, उसके लिए आप यहाँ पे एलसीएम ले लो ना। आर को एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर म्यू टू माइनस म्यू वन, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, एलसीएम लेके यहीं लिख देते हैं हम, जगह नहीं है ना। क्या लिख सकते हैं, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन कैपिटल आर। ठीक, समझ गए। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी डेरिवेशन हो गई है, क्लियर। बोलिए बच्चों, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पे आपको दो चीज़ याद रखनी है, क्या बता देता हूँ। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ याद रखनी है। पहला, कहाँ बताऊँ, यहीं छोटे सी जगह में बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। अगर आपका इंसिडेंट रे का डायरेक्शन मान लीजिए इस तरफ है, ये आई का डायरेक्शन है, और आपका जो डिस्टेंस है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, एक सेकेंड, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देख रहे हो इस तरफ है बच्चों, लेफ्ट से राइट, और आपका डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस जो ले रहे हो, चाहे ऑब्जेक्ट का हो चाहे इमेज का हो, वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, तो उस डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना। ठीक, क्लियर। मान लीजिए आपका इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है इन द इस तरफ लेफ्ट से राइट, और आप डिस्टेंस ले रहे हो राइट टू लेफ्ट, तो उस डिस्टेंस को नेगेटिव ले लेना। क्लियर आई बात कि नहीं, पक्का समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉपी करिए, साइड हो रहे हैं, फिर करते हैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। क्वेश्चन में हमें इमेज की पोजीशन बतानी है, उसका क्या नेचर होगा, ये सारी बातें हमको करनी है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है जो कि ग्लास का बना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू गिवन है 1.5, और इस साइड हमारे पास एयर है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू 1 गिवन है, और हमको इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर गिवन है, और हमसे कह रहा है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो इस पोल के लेफ्ट साइड रखा है 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। अच्छा, हमें यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी है। उसके लिए मैंने आपको स्फेरिकल सरफेस के लिए एक फॉर्मूला डराइव किया था। वो फॉर्मूला क्या था बच्चों, जल्दी से बताइए। आपने पढ़ा था म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन कैपिटल आर। इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वी यू आर की वैल्यू कब पॉजिटिव लेनी है, कब नेगेटिव लेनी है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी डिस्टेंस होता है, चाहे इमेज का, चाहे ऑब्जेक्ट का, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर का, कहाँ से लेते हैं, इस स्फेरिकल सरफेस के पोल से लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था, जो भी डिस्टेंस आप ले रहे हो अगर वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और अगर आप डिस्टेंस ले रहे हो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे तो उस केस में वो डिस्टेंस नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगाने के लिए आपको इंसिडेंट रे पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रे डायग्राम को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि नॉर्मल होती है। नॉर्मल को जब ड्रॉ कर दिए हैं तो बच्चों यहाँ पे एक जगह मीट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आपको पता है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस ही क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यानी कि ये वैल्यू कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ही गिवन है हमको। ठीक है सक्का, अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देख रहे हो आपकी इंसिडेंट रे कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, यानी कि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। जाना तो सीधे चाहती थी मगर टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करेगी और यहीं जा करके कहीं आपकी इमेज बनेगी। अच्छा, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस क्या होता है, पोजीशन ऑफ इमेज, जिसको हम यहाँ पे v से डिनोट करते हैं, और इस v की वैल्यू ही हमें कैलकुलेट करनी है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों, v तो हमें कैलकुलेट करना है। बात करें u, u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट पोल से कितनी सेंटीमीटर पर रखा है, 30 सेंटीमीटर पे, तो आप कहोगे भाई हमारी यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। मगर दिक्कत की बात तो यह है प्लस का 30 कि माइनस का 30, तो उसके लिए इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को देखना है। देखिए बच्चों, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है और आप डायरेक्शन कैसे ले रहे हो, पोल से ऑब्जेक्ट तक का, राइट से लेफ्ट। ध्यान से देखिए, इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट जा रही है और आप डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए, डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट राइट से लेफ्ट है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है और डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट किधर है, इस तरफ है, उसके अपोजिट है डिस्टेंस, तो आप कहोगे यहाँ पे हम माइनस लेंगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर। बात करें कैपिटल आर की, भाई ये वैल्यू क्या लोगे आप, इसकी वैल्यू तो गिवन है 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इस केस में देखते हैं कैसा है। अच्छा, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या बच्चों, ऐसे जा रही है इंसिडेंट रे, देखिए इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है लेफ्ट से राइट, और आप रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए वो भी किधर है, लेफ्ट से राइट, यानी कि दोनों इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस देखिए ना बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है और रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस देखिए उसी डायरेक्शन में है, तो इसलिए आप इसको पॉजिटिव कंसीडर करोगे। क्लियर हुई बात कि नहीं, समझ गए होगे पक्का। अच्छा, वी, ये तो हमें भाई डिस्टेंस ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें म्यू2 म्यू1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कई बच्चों के मन में तो सवाल होगा कि भाई म्यू1 वो होता था जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इस साइड हम क्या ले लेंगे, म्यू1 यानी कि 1 को, और म्यू2 वो ले लेंगे जो ग्लास है। तो भैया ऐसा नहीं है, इसका एक तरीका होता है, ऐसे आप गलती कर दोगे, क्या पता ऑब्जेक्ट इधर रख दे, इमेज इधर बने, कुछ भी हो सकता है। तो बेस्ट तरीका क्या है, म्यू2 म्यू1 की वैल्यू को पता करने के लिए, तो उसके लिए एक यहाँ पे लाइन लिखिए। सबसे पहले अगर आपको म्यू1 निकालना है बच्चों, म्यू1 पता करना है, तो ये क्या होता है, जिससे रे निकल रही है, क्या बोलिए, जिससे रे निकल रही है, जिससे, जिस मीडियम से रे निकल रही, भाई किस मीडियम से, एयर से, तो इसका मतलब ये है म्यू1 क्या होगा, ये एयर वाला, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 1। तो यहाँ से आप कह सकते हो म्यू1 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। क्लियर। म्यू2 क्या होता है, म्यू2 क्या होता है, जिसमें रे जा रही है, क्या, जिसमें रे जा रही है, ठीक है, समझ गए। ये इंसिडेंट रे कहाँ से निकल रही थी, एयर से, तो म्यू1 हो गया एयर, और किस में जा रही है, ग्लास में, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू2 है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि भाई म्यू2 में एयर रे जा रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है, कितना, 1.5। तो यहाँ से आप कहोगे म्यू2 कितना हो जाएगा, 1.5। क्लियर हुई बात कि नहीं। तो इस तरीके को नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अच्छा, अब सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करिए, v की वैल्यू निकालिए, बताइए जल्दी से, म्यू2 कितना है, 1.5 है, रख दिया, अपॉन v निकालना है, माइनस म्यू1 कितना है, 1 है, अपॉन u कितना गिवन है, -30, ठीक, इक्वल्स टू म्यू2 कितना है, 1.5 है, म्यू1 1 है, अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 10 सेंटीमीटर प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप कह सकते हो 1.5 अपॉन v, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/30 इक्वल्स टू, इधर थोड़ा सॉल्व करिए, 1.5 माइनस 1 0.5 हो जाएगा, अपॉन 10 आ जाएगा। फिर यहाँ से पॉइंट हटा लेंगे, 0 लगा लेंगे, 5 1 जा हो जाएगा 20 जा। फिर आप कहोगे यहाँ पे 1.5 अपॉन v, ठीक है, क्या करोगे, 1/30 को राइट साइड भेज दो इक्वल्स टू के, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर देना, तो आप कहोगे इक्वल्स टू 1/20 पहले से लिखा था, 1/30 को उधर भेज देंगे, साइन हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, पक्का।
अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप यहाँ से कहोगे 1.5 अपॉन वी इक्वल्स टू 20 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 23 ज़ात बोलिए, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 60 को 30 से डिवाइड करेंगे, 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप कहोगे भाई कितना आ रहा है, 1.5 अपॉन वी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/60 आ जाएगा, 1/60 आ जाएगा। v को 1 के पास भेज दो मल्टीप्लाई में, और 60 इंटू 1.5 कर दो, तो v की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो प्यारे बच्चों, क्या आ रही है, v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 60, और ये वैल्यू कितनी आएगी बताइए बच्चों, कितनी आ रही है, 90 सेंटीमीटर। और आप देख रहे हो v की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब ये है कि नोट करिएगा, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही है इंसिडेंट रे, तो आपकी जो इमेज बनेगी इसी के डायरेक्शन में बनेगी, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बनेगी। पोल से देखिए इसी की तरफ बन रही है आपकी इमेज, पोल से इसी तरफ इमेज बन रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और यहाँ पे आप देख सकते हो v की वैल्यू कितनी है, 90 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब समझे कि भाई पोल के राइट साइड ही बन रहेगी। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं नेचर कैसा होगा भाई, नेचर ऑफ इमेज, रियल इमेज बनेगी कि वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि आप देख सकते हो 90 सेंटीमीटर, देखिए ऑप्शन ए और बी दोनों में से कोई एक होगा। अब रियल वाला कि वर्चुअल वाला ये देखना पड़ेगा। तो एक बात नोट कर लीजिए, क्या बच्चों, ये आपकी इंसिडेंट रे ऐसे गई थी और रिफ्रैक्टेड रे ऐसे गई थी। ठीक है, अगर आप एक इंसिडेंट रे और ले लो सरफेस के परपेंडिकुलर, बोलिए पोल से पास करोगे तो क्या होगा, सीधे चली जाएगी ऐसे जूम से। और आप देख रहे हो दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली में मीट कर रही हैं। जब एक्चुअली में मीट होती हैं रेज तो रियल इमेज बनती है। नोट करके लिख लीजिए, एक्चुअली रे मीट। ठीक है, तो क्या बोलोगे, उस केस में रियल इमेज बनेगी। क्या बनेगी, रियल इमेज, और आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? रियल इमेज कब बनती है, जब रेज एक्चुअली मीट करती हैं। आपने इनको प्रोड्यूस नहीं किया है बैकवर्ड, अपने आप रिफ्रैक्ट हो रही हैं और दोनों मीट कर रही हैं, इसका मतलब रियल इमेज बन रही है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? तो कब तक आप ऐसे चेक करोगे रियल है कि इमेज कि वर्चुअल, मीट करा करके डायग्राम को कंप्लीट करना पड़ेगा। डायरेक्टली भी कह सकते हो, एक तरीका होता है, नोट कर लीजिए, जो हमेशा काम आएगा। लिखिए यहाँ पे साथ में, अगर आपका v एंड u का डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस का जो साइन होता है, क्या है, अगर आपका साइन दोनों का कैसा है, अपोजिट है, बोलिए अपोजिट साइन है, तो उस केस में आपकी रियल इमेज बनती है। क्या बनती है, रियल इमेज बनती है। जैसा कि आप देख रहे हो v का वैल्यू देखिए प्लस में आ रहा है और ऑब्जेक्ट कितना था, u का वैल्यू माइनस में था, अपोजिट है, प्लस माइनस, तो उस केस में रियल इमेज बनेगी। हाँ, समझ गए? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ v एंड u का जो साइन है, बोलिए वो कैसा है, सेम साइन है, सेम साइन है, तो उस केस में वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। क्लियर? पक्का समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कब लगाना बच्चों, साइन कब देखना, अपोजिट साइन, सेम साइन, ये तब देखना जब रिफ्रैक्शन हो रहा हो, जैसे कि लेंस के केस में अभी आप आगे भी पढ़ोगे, या स्फेरिकल सरफेस के केस में, जब क्या हो रहा हो, रिफ्रैक्शन के केस में। रिफ्लेक्शन में मत लगा देना, मिरर के केस में मत लगा देना, मिरर के केस में इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर अपोजिट साइन होगा तो वर्चुअल बनती है, और सेम साइन होता है तो रियल बनती है। मिरर के केस में अपोजिट चीज होती है। साइड हो रहा है, पहले कॉपी करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है।
फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। सेम क्वेश्चन है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया था, उसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो ईमानदारी से वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और तब तक सॉल्व करते रहिएगा जब तक आप किसी एक ऑप्शन पे नहीं पहुंच जाते हो। ए बी सी डी किसी एक ऑप्शन पे पहुंचिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपसे क्वेश्चन हो पाया कि नहीं हो पाया, ताकि मुझे भी पता चले आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि भाई हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है जो कि ग्लास का बना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू गिवन है 3/2 और इस साइड हमारे पास इस बार क्या है बच्चों, वाटर है और इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू गिवन है 4/3 और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इस स्फेरिकल सरफेस का हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 10 सेंटीमीटर और हमारा ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है पोल के लेफ्ट साइड। क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे बनेगी। उसके लिए मैंने आपको स्फेरिकल सरफेस के लिए एक फॉर्मूला बताया था, वो होता है, बोलिए, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ये फॉर्मूला होता है, बस लगा दो। चलिए, उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इंसिडेंट रे से हमने ये इंसिडेंट रे निकाल ली है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हमने बना दिया है। फिर क्या करना होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल रे बनानी होती है सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, जहाँ पे वो मीट करती है प्रिंसिपल एक्सिस पे बच्चों, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि गिवन है 10 सेंटीमीटर। ये हमको आर की वैल्यू गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे वी, आर और यू की वैल्यू पता नहीं, वी तो पता करना है, यू और आर पता है। देखिए यू क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना गिवन है, बोलिए बच्चों, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप कह सकते हो आपको यू की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर। पॉजिटिव की नेगेटिव, उसके लिए इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को देखिए। इंसिडेंट रे ये जा रहा था और आपके ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट है, तो भाई क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, बात खत्म। क्लियर, समझ गए। इसी तरह देखिए आर, आर की वैल्यू गिवन है बच्चों कितनी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। ये भी पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, उसके लिए इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को देखिए। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये था और आपके आर का डायरेक्शन क्या है, बोलिए, पोल से देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। आपका डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है। क्लियर, समझ गए होगे पक्का। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें μ2 μ1 क्या होता है, बता चुके हैं आपको भाई। μ1 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहाँ से रे निकल रही है। रे कहाँ से निकल रही है, वाटर से। तो भाई μ1 क्या हो जाएगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहाँ पे रे जा रही है, जहाँ पे रे जा रही है। भाई यहाँ से निकल के यहाँ जाना चाहती थी, देखिए ऐसे कहाँ जाना चाहती थी, ग्लास के अंदर, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, बोलिए 3/2 है। ठीक, ये इंसिडेंट रे यहाँ से ग्लास में जा रही थी, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो जाएगा 3/2। बस वैल्यूज को रख दीजिए, v निकाल लीजिए। यहाँ पे आपको v ही तो कैलकुलेट करना है बस। μ2 कितना बताइए बच्चों, 3/2 है, अपॉन में v भी है तो उसको भी लिख दीजिए डिवाइड में, माइनस u1, बोलिए μ1 कितना है 4/3 है, μ1 अपॉन u, बच्चों डिवाइड में u भी है, तो u हमारा कितना है -20, ठीक है, इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1। तो भाई μ2 है 3/2 माइनस μ1 कितना है 4/3 अपॉन r कितना है 10। बस इसको सॉल्व करिए, v निकालिए। तो यहाँ से आपको हो गए 3/2v, बोलिए कितना हो जाएगा। पहले देखिए माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस होना ही है, ठीक, 4 1 जा और ये जाएगा 5 जा,
और 5 इंटू 3 डिवाइड में रहेगा कितना 15, तो 1/15 कितना गया प्लस का इक्वल्स टू, अब इधर देखिए 3/2 माइनस 4/3, सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए, 2 और 3 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 को 6 से डिवाइड किए 3 आएगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई किए 9 आ जाएगा, माइनस 6 को 3 से डिवाइड किए कितना आएगा 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 8 आ जाएगा, तो 9 माइनस 8/6 अपॉन में 10 भी था। ठीक, बोलिए बच्चों। फिर यहाँ पे आप बोलोगे भाई कुछ नहीं करना, हमें 3/2v है प्लस 1/15 है इक्वल्स टू, इधर देखिए 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1/6, कितना हो जाएगा 1/6, और यहाँ से आप बोलोगे 1/6 हो जाएगा, और 10 डिवाइड में ही तो है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, फिर आप बोलोगे यहाँ से v निकालना है तो क्या करोगे 3/2v यहीं रहने दोगे इक्वल्स टू, ये 1/60 है, माइनस कर लोगे 1/15। ठीक, बोलिए। फिर आप यहाँ पे सॉल्व कर लो साइड में, बोलिए। आपने बोला 3/2v इक्वल्स टू कितना है, देखिए 60 और 15 का एलसीएम ले लीजिए तो 60 ही आएगा। ठीक है, और 60 को एक बार 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 60 एलसीएम है, 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4। यहाँ पे आप बोलोगे 3/2v इक्वल्स टू कितना है माइनस 3/60। ठीक बच्चों, बोलिए। फिर आप कहोगे 3 ऊपर ऊपर कट जाएगा, नीचे 2 1 हो जाएगा 60 30 टाइम्स में। ठीक, तो इधर बच रहा है 1/30 और इधर v बच रहा है। ठीक, तो 1/v इक्वल्स टू माइनस 1/30 आ रहा है, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दो तो आप कह सकते हो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। अच्छा, पोजीशन ऑफ इमेज इस बार नेगेटिव में आ रही है, -30 सेंटीमीटर, 30 तो पहुंच गए, इसका मतलब ये a या b होगा ऑप्शन। कैसे पता करें, कैसे पता करें, जरा ध्यान से देखिए। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो आपका इमेज का डिस्टेंस का डायरेक्शन है वो अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। फील आया कि नहीं? अब आप इस बात सोचोगे आपकी इमेज इस पोल के राइट साइड बनेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे बनेगी, ऐसा नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है। इमेज इस बार पोल के लेफ्ट साइड बनेगी। वाह 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 वाह, अरे ये कैसे हो गया? अरे देखो, चलो थोड़ा सा फील कराते हैं। देखिए, आपने इंसिडेंट रे ऐसे फेंकी, रेयरर से डेंसर जा रही है तो ये रे बेंड होनी चाहिए। अब जरूरी थोड़ी ना कि आपकी रे इतनी बेंड हो जाए कि इमेज यहाँ पे बन जाए। कई बच्चे तो सोच रहे होंगे कि भाई ये इंसिडेंट रे गई ऐसे और रिफ्रैक्टेड रे ऐसे चली जाए और इमेज यहाँ बन जाए। हर बार ऐसा थोड़ी ना होगा। हाँ, मानते हैं वाटर रेयरर है, ग्लास डेंसर है, मगर आप देख रहे होगे इस बार पहले तो एयर था, एयर के कंपैरिजन में तो ग्लास बहुत ज़्यादा डेंसर था, तो बेंडिंग इतनी ज़्यादा हुई थी कि इमेज इधर बन रही थी। इस बार ये वाटर थोड़ा बहुत तो डेंसर है ना एयर के कंपैरिजन में, और देख सकते हो वाटर के कंपैरिजन में ग्लास डेंसर तो है बट बहुत ज़्यादा डेंसर नहीं है कि इतनी बेंडिंग कर देगा, कि इतनी ज़्यादा बेंडिंग कर दे और इमेज यहाँ बन जाए राइट साइड। थोड़ी बहुत बेंडिंग होगी, मान लेते हैं भाई ये रे कुछ ये बेंड कर गई, क्या थोड़ी बहुत बेंड कर गई, इसको थोड़ा सा ज़्यादा बेंड कर दी। ठीक है, ये ब्लू वाली तो इमेज नहीं होगी, यहाँ पे तो इमेज नहीं बनी, इसको तो पहले मिटा दो। ठीक है, देखिए रे ऐसे गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, थोड़ी बेंडिंग होगी। ठीक, ये ऐसे चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे ऐसे जाएगी तो भैया कहाँ पे इमेज बनेगी, कहाँ पे इमेज बनेगी? कहीं नहीं बनेगी। तो उसके लिए आप यहाँ पे पीछे पीछे जब डॉटेड डॉटेड खींचोगे, जब डॉटेड डॉटेड खींचोगे, सीधे खींचनी है भाई। अब मेरे पास डिजिटल तो है नहीं और सब कुछ मैनेज करना है। ठीक है, तो इमेज कहीं यहाँ पे बनेगी। पक्का समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? कहोगे नहीं आ रहा है, चलो देख लो। आपने इंसिडेंट रे एक ऐसे भी तो लिया होगा, पोल के परपेंडिकुलर ऐसे जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे दूसरी वाली ऐसे चली जाएगी। उसको भी जब पीछे शिफ्ट करोगे, पीछे शिफ्ट करोगे, बोलिए,
तो आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे आपकी दोनों रेज एक्चुअली में मीट नहीं कर रही हैं, आपको प्रोड्यूस करना पड़ रहा है बैकवर्ड, आपको पीछे बैकवर्ड डॉटेड डॉटेड प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, तब जाके मीट कर रही हैं, इमेज यहाँ बन रही है। और जब आप देखोगे कि एक्चुअली रेज मीट नहीं कर रही हैं, ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जा रही थी, एक ऐसे जा रही थी, उनको पीछे बैकवर्ड शिफ्ट किया है, तब जाके इमेज बनी है। और इस टाइप की इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। समझ गए? बोलिए, ये इमेज का डायरेक्शन डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस है कितना? बोलिए 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और आप देख सकते हो कि नेगेटिव क्यों आ रहा था। देखिए, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये था, उसके अपोजिट बन रही है इमेज। इमेज का डायरेक्शन देखिए, इमेज के डिस्टेंस का डायरेक्शन देखिए, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी और इमेज का डिस्टेंस का डायरेक्शन 30 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में है, इसलिए -30 आया था। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्या ये फील समझ में आया कि नहीं? बोलिए बच्चों, ईमानदारी से, पक्का समझ गए? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही थी, इसलिए आप कह सकते हो 30 सेंटीमीटर और वर्चुअल वाला। एक और तरीका है, आपने देखा था ना, क्या? अरे भाई, V और U के साइन को देखिए, कैसा है? माइनस है यहाँ पे V और U भी माइनस है। देखिए, दोनों का सेम साइन आ रहा है। क्या आ रहा है? सेम साइन आ रहा है। और सेम साइन आने पे मैंने आपको बताया था वर्चुअल इमेज बनती है। इस तरह कैसे भी देख सकते हो। क्लियर? क्या ये बात समझ में आई? साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। हमें फाइनल इमेज की पोजीशन बतानी है। क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, आइए ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि भाई हमारे पास एक स्फेयर है और वो स्फेयर ग्लास का बना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू गिवन है 3/2, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर गिवन है। इस स्फेयर के लेफ्ट हैंड साइड वाटर का मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है 4/3, और इस स्फीयर के राइट साइड एयर गिवन है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू 1 गिवन है। क्वेश्चन में हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी गिवन है, पोल से कितनी डिस्टेंस पे 30 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड रखा है। हमें इस ऑब्जेक्ट के वजह से जो फाइनल इमेज बनेगी उसकी पोजीशन को कैलकुलेट करना है। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन करना है तो भाई इस ऑब्जेक्ट से आपको इंसिडेंट रे निकालनी पड़ेगी, रे डायग्राम को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट से ये हमारी इंसिडेंट रे ऐसे ट्रैवल कर गई है, या कह लो स्ट्राइक कर गई है। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमें नॉर्मल रे ड्रॉ करनी होती है सरफेस के परपेंडिकुलर। चलिए, ये मान लीजिए हमारा नॉर्मल रे हमने ड्रॉ कर दी है बच्चों, जो कि कहाँ से पास करती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, हमेशा बता चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, पहले उसको लिख लेते हैं। क्या था वो फॉर्मूला? बोलिए बच्चों। μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस, बोलिए, μ1/r। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। मैं आपसे पूछूं यहाँ पे μ2 और μ1 क्या है? किस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं? तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था μ1 क्या होता है। μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहाँ से रे निकल रही है। रे कहाँ से निकल रही है बच्चों? सबसे पहले इंसिडेंट रे कहाँ से निकल रही है? यहाँ से, वाटर से निकल रही है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 गिवन है। इसका मतलब μ1 क्या हो जाएगा? 4/3। क्लियर? μ2 क्या होता है? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे रे जा रही है। भाई रे कहाँ से कहाँ जा रही है? वाटर से ग्लास में जा रही है, तो ग्लास के अंदर जा रही ना, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 गिवन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि μ2 क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। पक्का समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए हमें? यहाँ पे u चाहिए, r चाहिए। u क्या होता है?
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस देखिए बच्चों, कैसे देखोगे, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसे है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, तो इस तरफ जा रही है इंसिडेंट रे। आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर पोल से लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हो, बोलिए इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है लेफ्ट से राइट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस राइट से लेफ्ट उसके अपोजिट है। क्लियर? तो यहाँ से आप कह सकते हो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u की वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी। r क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है। अब ये पॉजिटिव लें कि नेगेटिव? इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है और आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस क्या होता है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। क्या? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। देखिए r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी डायरेक्शन उसी तरफ है बच्चों, तो वो डायरेक्शन पॉजिटिव लेना पड़ेगा डिस्टेंस। तो यहाँ से आप कह सकते हो ये r की वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। अरे समझ में आया कि नहीं आया? इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो डिस्टेंस है बोलिए उसी के डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव ले लिया। पक्का? क्लियर? जरूरी नहीं है कि हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकता है, किसी ना किसी केस में दिखेगा। चलिए यहाँ से आप v बड़े आराम से निकाल सकते हो। कैसे? आप कहोगे μ2 पता है कितना? 3/2 अपॉन v था, v हो जाएगा, ठीक है, माइनस μ1 कितना है बच्चों? 4/3 गिवन है। देखिए अपॉन में u भी है बच्चों, u कितना है? -30, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल्स टू μ2 कितना है? बोलिए कितना है? 3/2 है। कितना है? बोलिए 3/2 है। तो 3/2 माइनस μ1 कितना है? 4/3 गिवन है, अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कितना गिवन है? बोलिए 10 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा यहाँ पे आप बड़े आराम से v की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? आप कहोगे 3/2v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? नहीं, इक्वल्स टू नहीं, माइनस इधर कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप बोलोगे 4 अपॉन माइनस, देखिए माइनस माइनस तो पहले तो प्लस हो जाएगा, तो 4/30 इंटू 3 जो हो जाएगा 90 इक्वल्स टू, देखिए 3/2 माइनस 4/3। ये कैलकुलेशन आप पहले भी कर चुके हो यार, कर दें क्या यहीं पे? बोलिए, देख लो। अच्छा आप कहोगे भैया नहीं बताया। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। 6 ले लिए, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए 9 आया, माइनस 6 को 3 से डिवाइड किए 2 आया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किए 4 से 8 आ गया। अपॉन में बच्चों 10 भी था, तो 10 यहाँ पे हो जाएगा नीचे 6 इंटू 10। फिर आप कहोगे यहाँ से भैया 3/2v इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे 4/90 को 4/90 को उस साइड भेज देंगे राइट साइड। इधर पहले राइट साइड थोड़ा सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 9 माइनस 8 1 आ जाएगा, अपॉन में 60 है, तो 1/60 है राइट साइड, आप उसी साइड भेज दो क्या? 4/90 को, तो साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा 4/90। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 60 और 90 का एलसीएम क्या होता है? 60 और 90 का एलसीएम होता है 180। तो आप यहाँ से कहोगे, बोलिए 180 एलसीएम आ गया है। ठीक है, 180 को एक बार डिवाइड करोगे 60 से कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 3 आ जाएगा, माइनस 180 को डिवाइड करोगे 90 से 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से 8 आ जाएगा। ठीक, क्लियर? इधर आप कहोगे 3/2v ये आ गया है। फिर आप थोड़ा सॉल्व करोगे, थोड़ी जगह उधर साइड ले लेते हैं। 3/2v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बोलिए, यहाँ पे ऊपर बचेगा -5 अपॉन, बोलिए -5/180। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप बड़े आराम से v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? देखिए, देखिए v क्या हो जाएगा? v को निकाल ही लेते हैं। 180 को 3 के पास भेज दिए मल्टीप्लाई में, ठीक, और 2 को यहीं रहने देंगे, -5 को नीचे भेज देंगे। क्या? -5 को 2 इंटू -5, ठीक, ये 2 यहीं रहने दिया, v को उस साइड भेज दिया तो v अकेला हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? निकाल लेना यार v की वैल्यू यहाँ से। फिर आप कहोगे ये जाएगा 1 ×
हो जाएगा 180 90, फिर हो जाएगा ये 5 1 जा, और ये जाएगा आपका कितना, बोलिए, यहाँ से आप कहोगे जाएगा 90, बोलो 90/5 कितना हो जाएगा, ये जाएगा पहले 1 जा 18 पूरा जाएगा, 18 इंटू 3 कितना होता है 54 होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो क्या v की वैल्यू कितनी आ रही है 54, पॉजिटिव की नेगेटिव देखिए माइनस साइन भी था, तो यहाँ पे v की वैल्यू -54 सेंटीमीटर आ रही है। यानी कि इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज कहाँ पे बनेगी, बोलिए, इस पोल से इमेज कहाँ पे बनेगी 54 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, मगर किस साइड, पोल के राइट साइड की लेफ्ट साइड, उसके लिए आपको डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे देखना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों, ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस तरफ है, आपको जो इमेज का फॉर्मेशन करना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करना है, हाँ या ना। देखिए डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको इमेज का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी, कहीं पोल के लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, यहाँ पे। कितनी डिस्टेंस पे, बोलिए 54 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। नहीं आया, ध्यान से सुनिए, डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है v की वैल्यू, इसका मतलब ये है कि अगर इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है लेफ्ट से राइट, तो इमेज राइट से लेफ्ट बनेगी पोल से इस तरफ। क्लियर, कितनी डिस्टेंस पे 54 सेंटीमीटर पे कहीं यहाँ पे जाकर के इमेज बनेगी, जिसको हम बोल सकते हैं I1। ठीक, क्या ये फाइनल इमेज है और यहाँ पे आप कहोगे क्या -54 ये आंसर होगा A? नहीं, ये आंसर नहीं होगा, A ना B। इसका मतलब है कहीं C और D में होगा। क्योंकि देखिए बच्चों, ऐसा क्यों होगा, ये जो इमेज बनी है I1, ये सिर्फ और सिर्फ तब बनी है जब आपने इधर से रिफ्रैक्शन कराया है। अभी तो पता है आपको, ये बोलिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे ऐसे गई, ये रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद ये इमेज बनी है I1। कैसे बनी बताते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, कॉपी कर लीजिए, हो गया। चलिए देखिए बच्चों, अब जो I1 इमेज बनी है ये फाइनल इमेज नहीं है। ये I1 इमेज क्या करेगी, बोलिए, बोलिए, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। ये एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। क्या ये फाइनल इमेज है? भाई आपने इंसिडेंट रे ऐसे फेंका, आप कहोगे सीधे जाना चाहती थी, ये सीधे जाना चाहती थी, मगर एक्चुअली में जाएगी कैसे, जाएगी कैसे? क्या ये ऐसे जाएगी? नहीं, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं हमारी रिफ्रैक्टेड रे कुछ ऐसी चली जाएगी, ऐसे जाना चाहती थी, बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब बेंडिंग ये मत कहना कि बहुत कम करा रहे हो, कोई बेंडिंग इतनी कराएगा, किसी केस में बेंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पे भी इमेज बन सकती है ऐसे जाए, वो तो अपनी केसेस है। हमें पता है इमेज हमारी पीछे है, और ये कैसे बनेगी, इस रिफ्रैक्टेड रे को जब आप पीछे बैकवर्ड शिफ्ट करोगे, इसको आप जब पीछे बैकवर्ड ड्रॉ करोगे, हाँ या ना, ये I1 इमेज बनी है। कैसे, रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जा रही थी, ये तो कहीं जाके कटेगी ही नहीं, और कटेगी नहीं तो कहाँ बनेगी इमेज, उसको हमने पीछे खींचा, प्रिंसिपल एक्सिस पे कट रही है, इमेज I1 बन गई है। फिर ये I1 इमेज मेन फाइनल इमेज नहीं है, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, फिर से ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी इस ग्लास के लिए। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलिए, पक्का, पक्का कि नहीं पक्का? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां से कहेंगे, फिर से जरा देखिए, अब देखिए ध्यान से, यहां पे आप कहोगे पहले फिर से फॉर्मूला लिखो, क्या, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू क्या था, μ2 माइनस μ1/u
कैपिटल आर। ठीक, अब ये बताइए, पहले आपने देखा वाटर से ग्लास में गई थी, वाटर से ग्लास में गई थी। अब आप देखोगे ग्लास से वाटर में जा रही है। क्या? ग्लास से बोलिए, सॉरी, वाटर से ग्लास में गई थी। अब आप देखोगे आपकी जो रे है कहाँ से जा रही है? ग्लास से एयर में जा रही है। सॉरी, ग्लास से एयर में जा रही है। बोलिए, हाँ, ग्लास से एयर में जा रही है। ठीक है, तो अगर आपकी इंसिडेंट रे देखिए, ये ऐसा नहीं लग रहा, ये ऑब्जेक्ट है I1, तो ऐसा नहीं लग रहा, ऐसे इसमें से इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, निकल रही है। बोलिए, इस सरफेस से देखिए बिफोर रिफ्रैक्शन, अब फिर से एक बार रिफ्रैक्शन होगा, मगर उससे पहले ये जो रे आपको दिख रही है ये वाली, ये इंसिडेंट रे हो जाएगी। हाँ या ना? I1 ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, ग्लास के अंदर चली गई है। अब आपको ग्लास से एयर में भेजना है, तो भाई रे कहाँ से आ रही है? निकल रही है, ग्लास से निकल रही है और एयर में जा रही है। ये मत कहना वाटर, अरे वाटर वाली कहानी तो चली गई ना। I1 देखिए, इंसिडेंट रे ग्लास के अंदर आ गई है, अब ग्लास से एयर में जा रही है। तो भाई मैं आपसे पूछूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे μ1 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से रे निकल रही है। भाई ग्लास में यहीं से तो निकल रही है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2 है, तो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे 3/2, बात खत्म। इसकी सॉल्व कर लो, यहाँ पे 1.5 आ जाएगा, थोड़ा सा 3/2। μ2 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहाँ पे रे फाइनली चली गई है। ठीक है, तो कहाँ चली गई भैया रे? आपकी एयर में चली गई है, एयर में चली गई है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 गिवन है हमको, तो μ2 कितना हो जाएगा? 1 बच्चों। ठीक, पक्का समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ भाई, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। चाहे तो आप यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर नॉर्मल रे बना सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आइए देखिए, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। देखिए, हाँ, आपकी ये रे जा रही है। ठीक है, अब आपको फाइनल इमेज बतानी है। आपके पास मैं पूछूं, ये क्या है? I1 एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो आप क्या कहोगे? बोलिए, पहले पोल ये था बच्चों, पहले पोल ये P था। अब आप इधर से देखिए, इधर से देखोगे तो हम बोल सकते हैं ये जो पोल होगा, इसको, ये भी तो एक पोल होगा P1। इस बार रिफ्रैक्शन कहाँ से होगा? बोलिए, स्फेरिकल सरफेस कौन सा बनेगा? ये वाला, ये वाला। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा? I1 यहाँ रखा है बच्चों। कहाँ रखा है? यहाँ पे रखा है। तो उस पोल P डैश से कितनी डिस्टेंस पे है ये डिस्टेंस बताओ जरा हमको, बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा? इस पोल से ये ऑब्जेक्ट I1 कितनी डिस्टेंस पे है, कैसे बताओगे? देखिए 10 तो ये है, 10 ये भी तो होगा, बोलिए 10 तो ये भी होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, तो 10 + 10 20 हो गया, और 20 प्लस ये कितना हो जाएगा? 54, 20 + 54 कितना हो जाएगा? 74। नहीं आया? अरे 20 और ये डिस्टेंस कितना है? 54 बच्चों, कितना हो जाएगा? 20 + 54 74। अच्छा देखिए, हम ऑब्जेक्ट I1 की बात कर रहे हैं, I1 नहीं, इमेज थी बट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है, और इधर वाले सरफेस के पोल से कितनी डिस्टेंस पे है ये ऑब्जेक्ट I1? 74 सेंटीमीटर पे, वो भी किस तरफ, क्या डायरेक्शन है इसका डिस्टेंस का? देखिए इस तरफ है आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, देखिए ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे ऐसे निकल रही है, इंसिडेंट रे ऐसे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप देख रहे हो आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा होगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि u की वैल्यू क्या होगी? -74। क्लियर हुई बात कि नहीं? आया कि नहीं? ठीक है, समझ के। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? देखिए बच्चों, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही है, बोलिए ऐसे जा रही है, और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का डायरेक्शन क्या? देखिए इस पोल से, देखिए P' से इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से C तक ये 10 सेंटीमीटर, डायरेक्शन क्या होगा? बोलिए डायरेक्शन क्या होगा? किस तरफ? इस तरफ। इंसिडेंट रे ऐसे और रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर उसके अपोजिट है, तो इसलिए माइनस में लेंगे। यहाँ पे R की वैल्यू इस बार माइनस में होगी। कहा था कि नहीं कहा था? माइनस भी हो सकती है।
हाँ समझ गए होगे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, वैल्यू रखो, धनाधन सॉल्व करो, वी की वैल्यू फाइनल इमेज आ जाएगी। बोलिए म्यू2 कितना है 1 अपॉन वी निकालना है, माइनस म्यू1 कितना है, म्यू1 कितना है 3/2 यानी कि 1.5 ले लेते हैं डायरेक्ट, अपॉन यू कितना है, बोलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -74। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका I1 था, इस पोल से आपका डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड है, बोलिए, और इमेज और इंसिडेंट रे कैसे जा रही है, राइट साइड जा रही है, तो इसलिए हमने u को नेगेटिव लिया है। समझ में आ गया होगा भाई, अब नहीं बताएंगे, बहुत समझ के होगे। तो कहोगे -74 इजिकल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1, ठीक है। म्यू2 कितना है 1.5 है, माइनस म्यू1 1 है। अरे ना 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 ना, ये नहीं है। म्यू2 कितना है, बोलो जल्दी से, म्यू2 कितना है भाई जल्दी, 1 माइनस 1.5, चलिए, अपॉन -10 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप बोलोगे 1/v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या कहोगे, इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1.5, माइनस का बचेगा 0.5 बच्चों, अपॉन क्या था 10 था माइनस का, तो 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप कह सकते हो पॉइंट हटाओगे, 0 लगाओगे, 5 1 जा, ये जाएगा 20 जा, तो राइट साइड कितना आ रहा है बताइए बच्चों, 1/20 आ रहा है। 1.5 अपॉन 74 को उस साइड भेज दो तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या इस साइड, लेफ्ट साइड 1/v बचेगा, बोलिए यहाँ पे आप कहोगे 1/v क्या हो जाएगा, बोलिए इक्वल्स टू, देखिए 20 और 74 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम लेने से अच्छा क्या, आप इनको मल्टीप्लाई कर दो ना, बात तो वही है। 20 × 74 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक बार 20 को डिवाइड करोगे तो 74 बचेगा, 74 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 74 आ जाएगा, माइनस 74 से डिवाइड करोगे तो 20 बचेगा, 20 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 20 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे 300 पॉइंट भी है तो 30 कितना आ जाएगा 30 बच्चों। फिर यहाँ से कह दो 1/v इक्वल्स टू कितना, 74 माइनस 30 कितना होता है, ये हो जाएगा 44 अपॉन, ये आप कहोगे एक, देखिए 20 × 74 कितना हो जाएगा, 2 × 74 कितना होगा, ये हो जाएगा 8, 14 और एक 0 भी। अब 1/v निकालना है तो दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो, बोलिए हमें 1/v थोड़ी ना चाहिए, v चाहिए, तो बोथ साइड रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो v इक्वल्स टू इधर भी पलटना पड़ेगा, तो कह दोगे 1480 अपॉन 44, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1480 अपॉन 44, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आती है 33.6 सेंटीमीटर, और आप देख सकते हो आपकी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। कैसी आ रही है v की वैल्यू, देखिए v की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है 33.6 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आपका आंसर सी होगा, ठीक। आप कहोगे इमेज कहाँ बनेगी, थोड़ा उसका फील दो, डायग्राम कंप्लीट करो। तो देखिए बच्चों, आपकी इंसिडेंट रे ग्लास में चली गई थी, अब एयर में भेजना है। भाई ग्लास क्या है, डेंसर है, एयर रेयरर मीडियम है, तो डेंसर से रेयरर आ रही है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। खुद सोचिए, ग्लास से एयर में तो बेंडिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। ये इंसिडेंट रे जाना तो ऐसे चाहती थी, ये रे आपकी जाना तो सीधे चाहती थी ऐसे, ठीक है, ऐसे जाना चाहती थी, ओरिजिनल पाथ होता, मगर ग्लास से एयर में जा रही है तो आपको पता है बेंडिंग अवे द नॉर्मल होगी। अच्छा, अब आप कहोगे भैया लो हमने बेंडिंग करा दी है, करा दी बेंडिंग, लो ये आपकी फाइनली इमर्ज हो गई है रे, और यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करेगी, और आप कह दोगे आपकी I2 फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, I2 फाइनल इमेज होगी कहाँ से बच्चों, कौन सा रिफ्रैक्टिंग सरफेस था इस बार, ये वाला जिसका पोल P' है, जिसका पोल P' है। ये मत कह देना P,
यहाँ से ना बता देना डिस्टेंस। भैया आपने फाइनली यहाँ पे रिफ्रैक्शन कराया था ना, पहले इस सरफेस से कराया फिर इस सरफेस से कराया, तो जो इमेज की डिस्टेंस आएगी इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पोल से इस साइड आएगी। क्लियर? पक्का कि नहीं पक्का? क्लियर? v की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये था, उसी के डायरेक्शन में इमेज बनेगी पोल से p डैश से। कितनी डिस्टेंस पे? 33.6 सेंटीमीटर। क्या ये क्वेश्चन अच्छे से आया कि नहीं आया? पक्का? साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस लेक्चर का। ये क्वेश्चन भी एक ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा बच्चों। यहाँ पे हमको एक स्फेयर गिवन है जो कि ग्लास का बना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू 3/2 गिवन है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर गिवन है। अच्छा, और आपसे कह रहा है कि आपको फाइनल इमेज बतानी है। आप सोच रहे हो कि भैया ऑब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आ रही होगी। अब ये इंसिडेंट रे कैसे है? देखिए, इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आपकी इंसिडेंट रे। और जब भी ऐसा होता है कि आपकी जो इंसिडेंट रे होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, इसका मतलब ये है कि भाई जो आपका ऑब्जेक्ट है बच्चों, वो कहाँ पे रखा है? इन्फिनिटी पे रखा है। और अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा है तो यहाँ पे आप कह सकते हो आपकी u की वैल्यू कितनी होगी? माइनस इन्फिनिटी होगी। कितनी होगी? माइनस इन्फिनिटी। अब कहोगे भैया माइनस क्यों ले रहे हैं? ऑब्जेक्ट कहीं लेफ्ट साइड रखा होगा। पोल से देखिए बच्चों, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस तरफ है और ऑब्जेक्ट आपका इस तरफ होगा, हाँ या ना? अरे भाई इन्फिनिटी पे है, इस पोल के लेफ्ट साइड कहीं, यहीं से तो रे आ रही है, तो आपका जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उसका डायरेक्शन ये होगा और इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिया है u की वैल्यू। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए समझ गए, आपकी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? माइनस इन्फिनिटी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी गिवन है, कितना? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक फॉर्मूला था बच्चों, बताइए वो फॉर्मूला क्या था? μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। यहाँ पे आप सारी वैल्यूज़ पहले लिख लीजिए। v निकालना है, u पता है माइनस इन्फिनिटी, r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए बच्चों, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस तरफ है और आपका जो डायरेक्शन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक गिवन है कितना? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर किस डायरेक्शन में है? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो आप कहोगे इस r की वैल्यू को हमें पॉजिटिव लेना होगा, तो यहाँ से आप कह सकते हो r की वैल्यू कितनी लोगे? +5 ले लेना। क्लियर? समझ गया। अच्छा, फिर μ1 μ2 क्या होगा? बोलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। μ1 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से आपकी रे आ रही है उस मीडियम का। भाई ये मीडियम क्या है? यहीं से तो आपकी इंसिडेंट रे निकल रही है, एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो μ1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। μ2 क्या है? बोलिए बच्चों, μ2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहाँ पे आपकी रे जा रही है, ग्लास के अंदर जा रही है, ग्लास का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 गिवन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप देख रहे हो एयर से ग्लास में जा रही है, फिर आप देखोगे ग्लास से एयर में, वो अलग कहानी है। पहले एयर से ग्लास में देखते हैं। कहाँ से बच्चों? लिख लीजिए चाहे तो आप, एयर से ग्लास की कहानी चल रही है, एयर से ग्लास की कहानी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं इस वाले सरफेस के वजह से, इस वाले सरफेस के वजह से इमेज कहाँ बनती है, कैसे पता करोगे? चलिए यहाँ पे v निकालते हैं सबसे पहले। μ2 पता है कितना? 3/2। बोलिए 3/2 रख दिए यहाँ पे, अपॉन v भी है, ठीक है लिख दिए, माइनस μ1 कितना है? μ1 1 है, अपॉन u कितना है? माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1। μ2 कितना है बच्चों? डायरेक्ट रख दीजिए इसकी वैल्यू। μ2 कितना है? यहाँ पे 3/2 को सॉल्व कर लो, 1.5 आ जाएगा। ठीक, तो आप कहोगे 1.5 माइनस 1 अपॉन r की वैल्यू कितनी है? +5 है बच्चों। ठीक,
यहाँ से कहोगे 3/2v, बोलिए। अच्छा बच्चों 1/∞, अरे भाई 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहे हो, कितना आएगा, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, तो आप कहोगे 3/2v जो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.5 माइनस 1, यानी कि 0.5/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप क्या कहोगे, v कैसे निकालोगे, देखिए बच्चों, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, 0 लगाओगे, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 10 टाइम्स में, फिर ये 2 1 जा, हो जाएगा 5 जा, तो 1/5 इधर आ गया है। तो यहाँ पे आप बोलोगे v कितना हो जाएगा, v को उधर भेज देना, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कहोगे v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +15 आ जाएगी, पॉजिटिव में 15 सेंटीमीटर। यानी कि आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगी। अच्छा, और पॉजिटिव साइन ये आ रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगी, पोजीशन ऑफ इमेज। अच्छा, कितनी डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर पे। आपने रिफ्रैक्शन कहाँ से कराया है, इस वाले सरफेस से, बोलिए, इस वाले सरफेस से। तो इसके हिसाब से आपकी इमेज कहाँ बन रही है, इस पोल के हिसाब से आपकी इमेज कहाँ बन रही है, +15, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसके डायरेक्शन में ही बनेगी। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, तो पोल से आपकी जो इमेज होगी उसका डायरेक्शन भी इसी तरफ होगा। कितनी डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर पे, यानी कि आपकी इमेज कहीं जाकर के यहाँ बनेगी बच्चों। कैसे कह रहे हैं ऐसा, देखिए, अरे 5 सेंटीमीटर ये है, तो ये भी कितना होगा बच्चों, बोलिए, ये डिस्टेंस भी कितना है, 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, हाँ भाई होगा। तो 5 + 5 10, तो यहाँ हो गया, 10 तो यहाँ हो गया, तो 10 के बाद कहीं 15 सेंटीमीटर आएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि आपकी इमेज हम कह सकते हैं कहीं यहाँ पे बनेगी, मान लेते हैं I1 इमेज। I1 इमेज कहाँ से बन रही है, किसके वजह से बन रही है, इस वाले कर्व सरफेस के वजह से, जिसका पोल P1 है। वहाँ से कितनी डिस्टेंस पे बन रही है, बोलिए, कितनी डिस्टेंस पे बन रही है, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम बना सकते हैं ऐसे चाहे तो, कि दिखा दो। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बच्चों। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। आइए, ये कैसे बनी होगी, इसको थोड़ा समझते हैं। एक्सक्यूज मी, देखिए, ये आपकी पैरेलल रे ऐसे जा रही थी, ये जाना तो सीधे चाहती थी, मगर यहाँ पे बेंडिंग हो जाएगी। उसके लिए आपको यहाँ पे नॉर्मल बनाना होगा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, सरफेस के परपेंडिकुलर बना दिए हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल पास कर गई है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। ये रे ऐसे जाना चाहती थी, नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंडिंग हो जाएगी, क्यों, रेयरर से डेंसर जा रही है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी। तो आप यहाँ कहोगे आपकी रिफ्रैक्टेड रे कुछ ऐसे जाएगी, थोड़ा सा और बेंडिंग करनी पड़ेगी, तब जाके वहीं कहीं पहुंचेगी। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे एकदम सॉलिड बनी, मस्त। अच्छा, यहाँ तक पहुँच गई। अब ये नहीं कि सीधे डुक 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 यहाँ पहुँची जाएगी, यहाँ आप कहोगे पहुँची जाएगी, देखो समझो ज़रा। ठीक है, आप कहोगे ऐसे गई, अब यहाँ तक पहुँच गई है। देखिए, अब ये फिर से ये जो सरफेस दिख रहा है, कर्व सरफेस या कह लो स्फेरिकल सरफेस, ये वाला, इसके वजह से भी तो रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा। इसको हम कह सकते हैं पोल, क्या बच्चों, P1 बोल सकते हैं या P' भी बोल सकते हो। अच्छा, देखिए, जो I1 इमेज बनी है इस वाले सरफेस के लिए, जिसका पोल P1 है, उसके लिए I1 इमेज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। फिर से बताते हैं, इस P वाले पोल की, बोलिए, इस वाले सरफेस का जो पोल था, इसके हिसाब से इमेज बनी थी I1 कितनी डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर पे। अच्छा, फिर ये I1 इमेज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी इस वाले सरफेस के पोल P1 के वजह से। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। इसका मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक। अच्छा, देखिए बच्चों, ये रे सीधे जाना चाहती थी, मगर इसके आगे क्या होगा, एक रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ जाएगा ना। तो यहाँ पे इसके आगे हमने डॉटेड डॉटेड दिखा तो दिया है, एक्चुअली में फाइनल इमेज ये थोड़ी ना होगी। ठीक है, समझ के, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी इस वाले सरफेस के लिए,
जिसका पोल P1 है। तो पोल P1 से ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कितनी डिस्टेंस पे, कैसे निकालोगे? ये पूरा कितना है बच्चों? 15 है। ये 5 + 5 10 हो जाएगा। तो 15 - 10 कितना बचेगा? 10 सेंटीमीटर। ये I1 इमेज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है और इसका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P1 से कितना है? 10 सेंटीमीटर। वो भी किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसी की डायरेक्शन में है। तो आप कहोगे कि भाई ठीक है, समझ गए क्या? अब ग्लास से एयर में जा रही है कहानी। क्या? ग्लास से एयर में कहानी हो रही है, ग्लास से एयर में। उसके लिए आप कहोगे आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? U की वैल्यू बताइए बच्चों, कितना है? बोलिए 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 की 5 भाई। सॉरी, अरे छी गंदा हो गया। इधर देखो, ये 15 था, उसमें से 10 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप कह सकते हो I1 जो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, इस पोल P1 से कितनी डिस्टेंस पे है? राइट साइड है 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर पे है। ठीक। अच्छा, पॉजिटिव की नेगेटिव देखिए। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ऐसा लगेगा ना कि ऑब्जेक्ट के पास ऐसे इंसिडेंट रे जा रही है, ऐसे। ठीक है, और आप डिस्टेंस उसी के डायरेक्शन में देख रहे हो तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। समझ गए बच्चों? बोलिए। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है बच्चों? 10 गिवन है, सॉरी 5 गिवन है, 5 सेंटीमीटर। तो भाई ये पॉजिटिव की नेगेटिव देखिए। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है और इस पोल P1 से रेडियस ऑफ कर्वेचर का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? इस तरफ होगा, इस तरफ। अपोजिट है इसलिए माइनस लेना पड़ेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम करना क्या जा रहे हैं? हम इस I1 जो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, इसकी भी तो इमेज बनेगी। किसके वजह से? इस वाले सरफेस की वजह से। उसकी फाइनल पोजीशन निकालने जा रहे हैं। ठीक, अब आप देख रहे हो आपकी रे कहाँ से जा रही है? ग्लास से एयर में जा रही है। ठीक है, तो वहाँ से आप कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 क्या होगा, ये बताओ। तो भाई μ1 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहाँ से इंसिडेंट रे निकल रही है। भाई ग्लास के अंदर है, ग्लास से ही तो निकल रही है, ग्लास के अंदर ही से तो निकल रही है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, तो μ1 कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। फाइनली रे कहाँ पहुँच जाएगी? एयर में पहुँच जाएगी, तो एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। तो μ2 की वैल्यू कितनी है? 1 गिवन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये मिटा दें कैलकुलेशन के लिए बच्चों। देखिए, तो देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ये हमारे पास वैल्यूज पता है। ठीक, अब इस वाले सरफेस के लिए हमें वो फॉर्मूला लगा देना है जो हमने डराइव किया था। वो क्या था बच्चों, जल्दी बताइए? वो था μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। अब यहाँ पे आपको μ2 पता है, कितनी वैल्यू उसकी हुआ? 1 है बच्चों। तो यहाँ से आप कह सकते हो 1/v हो जाएगा, माइनस μ1 कितना है बच्चों? 3/2 है। 3/2 इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख दो, कितनी है? आप कहोगे 1.5 है बच्चों। कितना हो जाएगा? 1.5। ठीक है, अपॉन u कितना गिवन है? प्लस का बोलिए 5 बच्चों। ठीक है, फिर यहाँ पे आप कहोगे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? μ2 माइनस μ1। अच्छा, तो μ2 माइनस μ1, μ2 कितना है बच्चों? आपका μ2 कितना है? 1 है। 1 माइनस μ1 कितना है? 1.5 है, अपॉन r कितना है? प्लस कितना है? प्लस 5 है कि माइनस 5? सॉरी इस बार। ठीक है, देखिए इस बार माइनस में आ रहा है r। यहाँ पे आप v की वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आराम से। कैसे? देखिए, यहाँ पे आप कहोगे 1/v क्या हो जाएगा बताइए? इसको जरा सॉल्व करिए। तो आप यहाँ से कह सकते हो पॉइंट हटा 0 लगा। ठीक है, तो आप कहोगे माइनस बोलिए 15/50 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1.5 माइनस का 0.5 आएगा, अपॉन माइनस कितना आएगा? 5। देखिए, फिर कहोगे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे आप? यहाँ से कहोगे 1/v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस 15/50 को उधर भेज देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप कहोगे प्लस उधर जा करके 15/50 प्लस बोलिए
5/50। क्लियर? चलिए, यहाँ पे आप फिर कह सकते हो भाई 1/v की वैल्यू बड़े आराम से आएगी। कितनी? 50 और 50 का एलसीएम 50 ही रहने वाला है भाई। कितना हो जाएगा? ऊपर डायरेक्ट ऐड कर लो। 15 + 5 कितना हो जाएगा? 20। ठीक, और 20/50 आ रहा है, 0 से 0 गया। और आप कहोगे 1/v की वैल्यू आ रही है, हमें तो v चाहिए, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दो तो 1/v v हो जाएगा, और 2/5 की जगह 5/2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो v की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस में आ रही है 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका क्या मतलब है? आइए इसका फील कराते हैं, डायग्राम के अंदर समझाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपकी जो इमेज की पोजीशन आ रही है, किसके वजह से आ रही है पहले ये बताइए। इस वाले सरफेस के वजह से आ रही है। कहाँ से आ रही है? P1 से आ रही है। कितनी आ रही है? प्लस 2.5 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब क्या है? इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या था बच्चों? देखिए, ये जा रही है आपकी इंसिडेंट रे ऐसे सुर सुर, इसी के डायरेक्शन में। पोल P1 से आपका जो डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा, किस डायरेक्शन में होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है v की, तो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, तो आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज भी इसी तरफ होगा। कहाँ से? P1 से। तो आप कहोगे आपकी इमेज कहीं जा करके यहाँ बनेगी बच्चों। आप कह सकते हो फाइनल इमेज I2। ठीक, I2 फाइनल इमेज कहीं जाके यहाँ बनेगी। कितनी डिस्टेंस पे? आप कहोगे 2.5 की डिस्टेंस पे। जगह बहुत छोटी हो गई है, ठीक है, इतनी डिस्टेंस पे कैसे बनेगी? इसको जरा फील करिए। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था। ये रे इंसिडेंट ऐसे जाना चाहती थी, मगर इसके आगे सीधे थोड़ी ना जाएगी, वो तो हमने बना ली है ओरिजिनल पाथ। एक्चुअली में तो पता है ना, ग्लास से एयर में जा रही है तो बेंडिंग हो सकती है। अच्छा, चलिए सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बना लेते हैं। ये हमारी इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर रे नॉर्मल बना ली है। अच्छा, ये रे ऐसे जाना चाहती थी, मगर आपको पता है क्या होगी? बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए बच्चों, इसको मिटा लेते हैं पहले। बेंडिंग क्या होगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ी ना होगा, डेंसर से रेयर में जा रही ना, तो अवे द नॉर्मल। क्या होगा? अवे द नॉर्मल। तो ये है, उसके अवे हो जाएगी बेंडिंग, ये हो जाएगी बेंडिंग। तो आपकी रे ऐसे चली जाएगी। क्लियर हुई बात कि नहीं? ऐसे जाना चाहती थी, मगर अवे द नॉर्मल बेंडिंग हो जाएगी, तो आपकी इमेज I2 यहाँ पे बनेगी। कितनी डिस्टेंस बनेगी? बोलिए, कितनी डिस्टेंस बनेगी? देखिए, ये था I1 5 सेंटीमीटर पे, और I2 बनेगी पोल P1 से 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्या ये रे डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? पैरेलल रे थी, सबसे पहले बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर ऐसे जाना चाहती थी, हमने उसका ओरिजिनल पाथ बनाया, इमेज बनी I1। ये फाइनल इमेज नहीं थी, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करी है इस वाले सरफेस के लिए, जिसके वजह से इमेज कहाँ बनी है? I2। किस वाले सरफेस के वजह से? इस वाले सरफेस की वजह से I2 इमेज। कितनी डिस्टेंस पे? 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो यहाँ से आप कह सकते हो पोजीशन ऑफ इमेज कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर? साइड हो रहे हैं, कॉपी करिए। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन ये भी है। सेम क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है? हमको यहाँ पे स्फेयर का आधा कटा हुआ हिस्सा गिवन है, या आप ये कह सकते हो एक हेमिस्फेयर गिवन है जो ग्लास का बना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू गिवन है 3/2। इसके लेफ्ट साइड एयर है और राइट साइड भी एयर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। और आपको यहाँ पे इस हेमिस्फेयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी गिवन है 10 सेंटीमीटर। बच्चों, सेंटर ऑफ, बोलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? बोलिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ये होगा बच्चों। अगर ये पूरा स्फेयर होता तो देखिए बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर यही तो होता, हाँ या ना? क्लियर? और आपसे कह रहा है कि पोल से लेफ्ट हैंड साइड एक ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। आपको इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, उसकी पोजीशन बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक इंसिडेंट रे निकालनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट से हमने निकाल दी है। अच्छा, फिर क्या करना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल रे ड्रॉ करनी पड़ेगी सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक, ये हमारी नॉर्मल रे है।
अब देखिए बच्चों, ये आपकी रे जाना तो ऐसे चाहती है सीधे एकदम, मगर आपको पता है रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन सबसे पहले कैसे होगा, कौन से सरफेस होगा। इस हेमिस्फेयर में दो सरफेस दिख रहे हैं, एक तो ये कर्व सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, और एक प्लेन सरफेस। तो सबसे पहले इस स्फेरिकल सरफेस या कह लो कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। तो आप ये कह सकते हो सबसे पहले आपकी रे कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, वो भी ग्लास में कौन सा, कर्व सरफेस। कहाँ से बच्चों, एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है, वो भी ग्लास के कौन से बच्चों, कर्व सरफेस वाला, कर्व। ठीक, अच्छा आपको क्या बताना है, इस ऑब्जेक्ट की सबसे पहले इमेज बतानी है बाय दिस कर्व सरफेस। इस कर्व सरफेस की वजह से इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या, वो फॉर्मूला होता था μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। μ2 μ1 क्या होगा, u और r क्या होगा। देखिए बच्चों, अगर बात करें μ2 तो μ1 बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखते चलते हैं। बोलिए, μ1 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहाँ से रेज निकल रही हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इसमें से रे निकल रही, यानी कि एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। एयर से कहाँ में जा रही है, ग्लास में जा रही है बच्चों, क्लियर। रे कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और उसी को तो बोलते हैं μ2, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, μ1 μ2 हो गया पता। अच्छा, अब बात करें u और r की। u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना बच्चों गिवन है, u इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर गिवन है। मगर ये डिस्टेंस पॉजिटिव कि नेगेटिव कैसे पता करोगे, इंसिडेंट रे को देखो, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस उसकी अपोजिट है बच्चों, तो आप कहोगे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे -30। उसी तरह अगर बात करें हम यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की, r की, तो आप कहोगे r बच्चों क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस होता है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। ठीक है, ये होगा पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक कितना, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, उसी के डायरेक्शन में आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा डिस्टेंस, तो पॉजिटिव लोगे, तो r की वैल्यू क्या लोगे, +10 सेंटीमीटर लोगे इस बार। क्लियर। अच्छा, ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दीजिए, बोलिए, ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दीजिए, v की वैल्यू आ जाएगी, पोजीशन ऑफ इमेज। μ2 कितना है बच्चों बताइए, μ2 है 3/2। क्यों ना आप इस यहाँ पे 3/2 को सॉल्व ही कर लो, कितना बोलिए, 1.5 आएगा इसको। ठीक है, डायरेक्ट रखेंगे 1.5, कितना 1.5 अपॉन v निकालना है माइनस μ1। बोलिए बच्चों, μ1 क्या है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 गिवन है, ठीक, अपॉन u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बच्चों, -30 इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, यानी कि 1.5 माइनस 1 अपॉन r की वैल्यू कितनी बच्चों, 10 सेंटीमीटर है पॉजिटिव में। इसको सॉल्व करो, v निकालो यहाँ से, आप कहोगे 1.5 अपॉन v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1/30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए 1.5 माइनस 1 0.5 आएगा अपॉन 10। यहाँ से आप हटा लो तो यहाँ कहोगे कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये जाएगा 20, ठीक है 20 हो जाएगा। फिर आप कहोगे 1.5 अपॉन v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बोलिए 1 बाय कितना आ रहा है, 1/20 था इधर, 1/30 उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, बोलिए माइनस हो जाएगा कितना, 1/30। फिर आप यहाँ से कहोगे एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और इसको एक बार इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस फिर 2 आएगा, तो यहाँ से कह सकते हो 1.5 अपॉन v। देखिए बच्चों 1/60 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1/60, तो यहाँ पे कहोगे 1.5 अपॉन v इक्वल्स टू 1/60। ठीक है, v निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 को v को ऊपर भेज दो 1 के पास,
और 60 इंटू 1.5 कर दो, क्या v इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, 60 इंटू 1.5, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 का 1.5 गुना 0. हाँ, इसकी कितनी आ जाएगी, 90 सेंटीमीटर। यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज कितनी आ रही है, 90 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव में आ रही है। क्या आ रही है, पॉजिटिव में। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है कि जो आपका ये स्फेयर था, ये स्फेरिकल सरफेस होगा, ये वाला जिससे रिफ्रैक्शन कराया आपने, उसके पोल से आपकी इमेज कहाँ बनेगी, 90 सेंटीमीटर पे। प्लस क्या बता रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी और इसी के डायरेक्शन में आपकी इमेज बनेगी पोल से। तो पोल से कहाँ बनेगी इमेज, कहीं यहाँ जाके बनेगी बच्चों। तो आप कह सकते हो कि मान लेते हैं आपकी इमेज कहीं इसके राइट साइड बनेगी, यहाँ पे मान लेते हैं आई इमेज यहाँ बन गई, I1 बोल देते हैं, ठीक है। कितनी डिस्टेंस पे, बोलिए कितनी डिस्टेंस पे, 90 सेंटीमीटर पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस 90 बता रहा है कि भाई इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, तो पोल से जो डायरेक्शन ऑफ इमेज का पोजीशन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा 90 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा, अब ये इमेज थोड़ी बनी कैसे, उसका रे डायग्राम बताओ। देखिए बच्चों, ये नॉर्मल रे थी सरफेस के परपेंडिकुलर, इंसिडेंट रे ऐसे जाना चाहती थी, ऐसे सीधे, मगर रेयर से डेंसर जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, नॉर्मल के टूवर्ड्स। ये आपकी रे है बच्चों, ये आपकी जा पाएगी ऐसे, मगर हमने यहाँ पे एक गलती कर दी है। क्या, डॉटेड डॉटेड दिखाना पड़ेगा। एक्चुअली में आप सोच रहे हो हम सीधे पूरी भेज दें, ये रे यहाँ तक तो आई इस प्लेन सरफेस पे। ये क्या है बच्चों, आपका प्लेन वाला सरफेस, ठीक है, प्लेन वाला सरफेस है, या कह लो प्लेन सरफेस कह सकते हो, लो ठीक, प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है। तो यहाँ तक तो आई बच्चों, बट इसके आगे सीधे थोड़ी ना चली जाएगी, क्योंकि आपको पता है ग्लास से अब एयर में आ रही, फिर मीडियम चेंज हो रहा है, फिर से बेंडिंग होगी रे की। अच्छा, और फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, वो कैसे पता करें। तो देखिए बच्चों, आपने इस सरफेस से, इस स्फेरिकल सरफेस के पोल से पहली इमेज बनी I1। अब ये I1 इमेज क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। किसके लिए, फॉर दिस प्लेन सरफेस। जब आप इधर से देखोगे ना तो लगेगा कि प्लेन सरफेस को लगेगा कि इधर एक ऑब्जेक्ट रखा है, प्लेन सरफेस के राइट साइड एक ऑब्जेक्ट रखा है। क्लियर हो रही बात कि नहीं। अच्छा, मैं पूछूं इस प्लेन मिरर के कितनी डिस्टेंस पे रखा है ये ऑब्जेक्ट, या कह लो जो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, कितनी डिस्टेंस पे होगा बताइए। देखिए बच्चों, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 90, उसमें से 10 माइनस कर लेंगे, बचा हुआ डिस्टेंस ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। क्लियर हो रही बात कि नहीं, बोलिए। अब आपको फिर से ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इमेज फाइनल वाली कैलकुलेट करनी पड़ेगी फॉर दिस प्लेन सरफेस। तो चलिए मिटार दें पहले इधर हम, बोलिए मिटार दें, मिटार देते हैं। ठीक, आपने देखा अब तक कि भाई एयर से ग्लास में गई थी, वो भी कर्व सरफेस वाले पे, तो इमेज बनी I1। तो अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, आपको पता है आपकी रे कहाँ पे है, अब ग्लास के अंदर है बच्चों। अब ग्लास के अंदर है तो ग्लास से कहाँ जाएगी, बोलिए बोलिए, ग्लास से कहाँ जाएगी, एयर में जाएगी, एयर में, क्या, एयर में, ठीक है। मगर ग्लास का कौन सा, प्लेन वाला सरफेस, कौन सा, प्लेन सरफेस, कौन सा, ग्लास का प्लेन सरफेस से एयर में जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्लेन सरफेस का ये जो पॉइंट होगा, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर कह ले लड़के, चाहे आप पोल भी कह सकते हो, यार क्या कह सकते हो, इसको आप पोल भी कह सकते हो, इस पॉइंट को आप पोल भी कह सकते हो। तो प्लेन सरफेस के पोल से आपका जो ऑब्जेक्ट है I1, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, 80 सेंटीमीटर है, वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। देखिए इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, उसी के डायरेक्शन में है आपका ऑब्जेक्ट, कितना, 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस बार हम क्या लेंगे, बोलिए बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं सब। इस बार आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताइए, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 सेंटीमीटर, वो भी प्लस। बोलिए आया कि नहीं आया,
क्यों 80 सेंटीमीटर प्लस ले रहे हैं? देखिए ये I1 एक ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर के लिए, और उससे कितनी डिस्टेंस पे रखा है? 80 सेंटीमीटर पे। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसलिए पॉजिटिव ले ली, बात खत्म। क्लियर? अच्छा, अब μ1 क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहां से आपकी रे निकल रही है। भाई कहां से निकल रही है? बोलिए ग्लास से निकल रही ना, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलिए ग्लास में आ गई ना, ग्लास से निकल रही है एयर में, तो ग्लास का क्या है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। 3/2 है, आप इसको सॉल्व करके चाहे तो 1.5 भी ले सकते हो। क्लियर? अच्छा, कहाँ जा रही है? ग्लास से एयर में जा रही है, वो जाएगा μ2 जिसकी वैल्यू गिवन है 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। μ1 μ2 रखो, v निकालो, बात खत्म। r की वैल्यू जरा देख लेंगे। हाँ, r भी देख लो भाई। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है, प्लेन सरफेस के लिए भाई क्या ये सरफेस कर्व्ड है? क्या ये सरफेस कर्व्ड है? ये वाला प्लेन सरफेस कर्व तो है ही नहीं, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? 0 ना कह देना, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इस प्लेन सरफेस के लिए नोट करके लिख लेना, क्या प्लेन सरफेस के लिए, बोलिए प्लेन ग्लास के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। 10 सेंटीमीटर मत कह देना, ये तो इस कर्व सरफेस वाले के लिए था। इस प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे बस। μ2 कितना है बच्चों? बोलिए μ2 कितना है? 1 है, और μ1 1.5 है, तो μ2 है 1/v माइनस μ1 कितना है? बोलिए μ1 कितना है? 1.5 अपॉन u कितना है? प्लस 80 सेंटीमीटर इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1। भाई μ2 कितना है? 1 माइनस μ1 कितना है? 1.5 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर इस प्लेन सरफेस के लिए कितना होता है? इन्फिनिटी होता है, बात खत्म। यहाँ रख दी इन्फिनिटी। अच्छा, फिर आप कहोगे 1/v माइनस कितना हो जाएगा? देखिए आप कहोगे यहाँ से हम, बोलिए पॉइंट हटाएंगे और 800 लगा लेंगे, तो 15/800। अब एक बात नोट करिए, क्या ये जो अच्छा भाई देखो 1 माइनस 1.5 कितना आएगा? माइनस का 0.5 आएगा। भाई 0.5 को डिवाइड करोगे इन्फिनिटी से, अरे किसी भी नंबर को 5, 10, 7, 8, 9, उसको अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे लल्ला, तो वो वैल्यू कितनी आएगी? 0 आती ना। बोलिए बोलिए, अरे किसी भी नंबर को अगर मान लें x, उसको इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो वो x 0 ही तो होता है, तो इसी तरह ये पूरा 0 हो जाएगा राइट साइड। ठीक है, फिर आप कहोगे 1/v इक्वल्स टू, माइनस का था 15/800, उधर भेज दिए, पॉजिटिव हो गया 15/800। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? v, बोलिए रेसिप्रोकल कर दो, तो 800/15। ठीक है, सॉल्व करो भाई। देखो यहाँ पे आप देखो 5 से ले जाओ 3 आ जाएगा, और ऊपर ले जाओ 5 से तो कितना हो जाएगा? ये जाएगा 1 जा पहले तो, फिर 6 और 0, और 160/3 करेगा, 160/3 करेगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी लड़का वो पॉजिटिव में आएगी कुछ। कितनी? 150, सॉरी कितनी आएगी यार, क्या कुछ भी लिख रहे हो, 53.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगी? 53 सेंटीमीटर, 53 सेंटीमीटर। अच्छा 53 सेंटीमीटर कहाँ से? देखिए आप प्लेन सरफेस से निकाल रहे हो ना, प्लेन सरफेस से, तो प्लेन सरफेस का जो पोल है उससे 53 सेंटीमीटर। अब प्लेन सरफेस के राइट साइड की लेफ्ट साइड कैसे पता करेंगे? देखिए इंसिडेंट, ये प्लस साइन आ रहा है ना v की वैल्यू में, पोजीशन ऑफ इमेज की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव में आ रही है। इसका मतलब है
इमेज कहाँ बनेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कैसे जा रही है बच्चों? इस तरफ जा रही है, तो इसी के डायरेक्शन में आपकी पोजीशन ऑफ इमेज होगी। तो मान लेते हैं भाई ये 80 है, इसके अंदर ही कहीं बनेगी। मान लेते हैं ये आपकी इमेज बनेगी फाइनल, IF लिख लो, फाइनल इमेज। ठीक, कितनी डिस्टेंस पे? पोल से कितना? 53.3 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? तो बच्चों ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे बनाने की कोशिश की है। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय, सी यू। चलिए।